अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मलिहा को जो भी देखता देखता रह जाता। गुलाबी मुखड़ा, सुरमई नशीली आंखें, उस पर गाल पर पड़े डिम्पल्स। हुसन रब ने दिया, नज़ाकत उसने सीख ली। बोलती तो गोया फूल झड़ते, हंसती तो सारे में रौनक फैल जाती। 4 भाइयों की इकलौती बहन, सब उसके नाज नखरे उठाते न थकते। अम्मा ने तो हकीकतन सोच रखा था कि उनकी शहज़ादी को ब्याहने कोई शहज़ादा ही आएगा और उस शहज़ादे के इंतज़ार में वो बड़े दिनों से गिन गिन कर घड़ियाँ गुजार रही थीं। मलिहा की हम उम्र लड़कियाँ गरचा उसकी सहेलियाँ थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उससे जलती भी थीं। उसकी खूबसूरती, रख रखाव के ताने फ़र्दा फ़र्दा हर लड़की को उसकी माँ से गाहे बगाहे सुनने को मिलते रहते थे और उसका बदला वो उसके लिए दिल में किना रख कर ले लिया करती थी। और वक्तन फ़वक्तन बातों बातों में शुगर कॉटेड गोलियाँ वो मलिहा को खिलाती रहती थी, लेकिन मलिहा दिल से साफ थी, हंस कर टाल दिया करती थी। इस रोज़ वो नहा कर निकली तो अम्मा को घर की चीज़ें उजलत में सेट करते पाया। या अल्लाह खैर, उसने अलमारी में रखा, स्प्रे किया, चेहरे पर क्रीम लगाए, आईने में मेहंदी लगे हाथ देख रहे थे। रात जो उसने हुमैरा से मेहंदी का नया डिज़ाइन बनवाया था, उसका रंग ज़्यादा नहीं चढ़ा था। वो सोच रही थी आज एक कोट और मेहंदी का लगवा ले ताकि मेहंदी का रंग गहरा उठे। मलिहा अम्मा अंदर दाखिल हुई थी। उनके पुकारने के स्टाइल से वो समझ गई थी क्या अगली बात क्या है। वो मुड़कर इस्तफहामी नज़रों से उन्हें देखने लगी। वो इस वक्त एक आंख में काजल लगा चुकी थी, दूसरी में लगाना बाकी था। शकूरन खाला आई हैं, दुपट्टा ओढ़ कर आना। अम्मा ने कहा। वह इस बात में सर हिलाती दोबारा आईने की तरफ मुतवज्जा हो गई। उसे आईना देखना बहुत अच्छा लगता था। कभी नहीं हुआ था कि आईना ने उसे बुरा कहा। वो घूम घूम आगे पीछे हर जाविये से आईने में खुद को देखती और आईना हर बार उसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के गुलाबे मिलाता। अरे हाँ ना, वो तारीफ़ की मुस्तहिक है। वो ख़ुद कलामी करती, तैयार तो वो थी ही। गीले बालों को पुश्त पर यूं ही खुला छोड़कर उसने सर पर रेड शेफून का दुपट्टा सलीके से जमाया और ख़ुद को सराहती उस छोटे से कमरे में आ गई जैसे वो बैठक और लोग ड्राइंग रूम कहा करते थे। अम्मा, शकूरन के साथ एक और खातून और लड़की भी मौजूद थी। वह सलाम करके अम्मा के साथ ही सोफ़े पर टिक गई। खातून की नाकदाना नज़रें अब उसका तवाफ़ कर रही हैं और लड़की भी अपनी चिल से निगाहें उसी पर गाड़े बैठी थी। थोड़ी देर बाद ही अम्मा ने आँख से उठ जाने का इशारा कर दिया। वो माजरत करती हुई बाहर आ गई। तौबा, ऐसे देखती हैं जैसे इन्हें बहू नहीं कुर्बानी का बकरा ख़रीदना हो। बाहर आते साथ ही उसने गोया खिलकर सांस लेते हुए सोचा था, ये उसे देखने आने वाली कोई चौथी फैमिली थी। उसे 70वां क्या लगा रफ़ाकत की तो ना मानूं नींदें हराम हो गईं। मज़ीद ये है कि उसने एफ़ए के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया। सारा दिन इधर उधर चौकड़ियाँ भरती वो उन्हें सख्त नापसंद थी। वो लोगों की कोई बात सुनना गवारा नहीं करती थी, इसलिए मलिहा के हुस्न से खौफज़दा थी और चाहती थी जल्द ही उसके जोड़ का रिश्ता मिले वो इज़्ज़त से उसे अपने घर का करें। खाला शकूनर ने बड़ी तारीफ़ें की थी। अच्छी अमीर फैमिली, लड़का अच्छी पोस्ट पर, मुख्तसर सा ख़ानदान। उन्हें बस खूबसूरत लड़की दरकार थी। हुस्न सीरत होती तो सोने पर सुहागा। वो लोग जाते हुए उम्मीद का दिया उनके हाथ में थमा गए। उन्हें मलिहा बहुत पसंद आई थी, बस वह लड़के की मर्ज़ी जानना चाह रही थी और इसमें भी उन्होंने बहुत दिन नहीं लिए। 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने मंजूरी की सनद दे दी। रफ़ाकत के दिल में खुशी के फूल खिल उठे। वो स्टेटस में अगरचा हम पल्ला न थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मलिहा को ट्रक भर जहेज़ दिया। उन्होंने बहुत कुछ बना रखा था मलिहा के लिए। मलिहा को भी हाशिर की तस्वीर पसंद आई थी जो कि उधर से भिजवाई गई थी। 2 पीस में हाशिर साहब भी दमक रहे थे। किसी ने तारीफ़ की, किसी ने दिल जलाने वाले रिमार्क्स दिए, फिर भी शादी हो ही गई। मेहंदी और बारात इस तरह से आई कि मोहल्ले वालों ने दांतों तले उंगलियां दाब लीं। यूँ लग रहा था जैसे हकीकत नहीं ड्रामा हो। अब तो सबको ही मलिहा की किस्मत पर रश्क आने लगा। शहज़ादी को ब्याहने वाकई शहज़ादा आ गया था। वह दुल्हन बनी क़यामत ढा रही थी। कोहनियों तक मेहंदी के बिल बूटे उसने खुद शौक़ से बनवाए थे। सब ने कैसे कैसे तारीफ़ की थी। सुर्ख लहंगे में वो खिली पड़ रही थी। रुखसती हुई। रफ़ाकत का घर सोना हुआ और रौनक हाशिर मियाँ के घर में जा उतरी। हाशिर मियाँ देख तो चुके थे, लेकिन दुल्हन बेगम बात पे बात हंसती हैं। दुल्हन बेगम के हाथों पर खिली पड़ी मेहंदी, नेल पॉलिश से रंगे हाथ, अंगूठियों से मुज़य्यन उंगलियाँ दुल्हन के खुदपरस्त होने का पता दे रही थी। हाशिर मियाँ खुद को क्या किसी से कम थे और मगलूब होना तो उन्होंने किसी से सीखा ही ना था। सो इसी एहसास के तहत उन्होंने कमरे में आते ही जो बयान जारी फरमाया
सुन कर दुल्हन बी ने खुद ही घूंघट उलट दिया। हैरत भरी सुरमई आंखें हाशिर मियाँ पर यूं गड़ी थी जैसे अभी तड़ातड़ फायर ही दे मारेंगी। मैंने कहा, अच्छा खासे साफ सुथरे हाथ मेहंदी से ख़राब करने की क्या तुक थी भला। बात दोहराई गई। मलिहा ने अपने बेतहाशा खूबसूरत हाथों को देखा तो वह समझ रही थी हाशिर उसकी मेहंदी भरे हाथ थाम कर तारीफ़ों के बोल बांध देगा और शायद हाथ थामे थामे वो उम्र ही बिता दे। और इधर जैसे किसी ने गुब्बारे में कील घुसा दिया हूँ। वह अभी बेयकीनी से हाशिर को देख रही थी। अब हाशिर को सजी सवरी दुल्हन खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन उसके अंदर का खुद परस्त मर्द और अम्मा की पोटली मुझे आज तक समझ नहीं आई। इतना मेकअप और जेवर क्यों लादा है लड़कियां अपने ऊपर। अब वह बेड पर बैठा रिस्ट वॉच उतार रहा था और मलिहा को अपना आप चुकंदर महसूस हो रहा था। सुर्ख जोड़े और सुर्ख मेकअप आपकी वजह से, और क्या खैबर। अगला जुमला उसका यही हो। मलिहा चुपचाप उठी और वॉशरूम जाकर मुंह धुआई। अब के हाशिर मियाँ की आंखें फटी थी। दुल्हन से इस रद्द अमल की तवक्को जो नहीं थी। हाशिर मियाँ के दिल को तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता ठेस लगी और अच्छी खासी लगी। अपने अल्फाज की तलखी यकसर भुला दी। मलिहा ने सारा जेवर उतारकर डब्बों में पैक किया और उठाकर सेफ की लॉकर में रख दिया। एक आरामदायक सूट ज़ेबतन करने के बाद लहंगा दोबारा पैक किया और उसे भी मलिका स्टोर में रख आई। उस वक्त उसे एक डाइजेस्ट या किताब की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। काश दूसरी ज़रूरी अशिया के साथ वो ये भी रख लाती। हाशिर मियाँ तो दिल बर्दाश्ता होकर मोबाइल पर बिज़ी हो चुके थे। मलिहा ने भी कम बितान ली। यूँ ये खूबसूरत वक्त नवाना परस्त और ख़ुद पसंद लोगों की फितरत की नज़र हो गया। अगले दिन हाशिर मियाँ के उठने से कबल ही वो चुनरी का गोटा लगा हल्का फुल्का सूट पहने बाहर सहन में मौजूद उसकी भतीजियों और भांजियों के साथ गपशप लगाते मौजूद थी। सासु सन्ना हाल की कैसी घुल मिल जाने वाली बहू मिली। नंदे खुश की दुल्हन खूबसूरत मगर नखरे वाली नहीं। हाशिर मियाँ ने खुली खिड़की से आधा घंटा तो यह मंजर मुलाहिजा किया, फिर बर्दाश्त ख़त्म हो गई और लगे आवाज़ें देने, मलिहा मलिहा मिली। लो जी, 1 मिनट लगा, वो मलिहा से मिली होगी। मलिहा फर्मा बरदारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती रूबरू यार थी। हाशिर ने नाकदाना जायज़ा लिया। आज उसका चेहरा मेकअप से मुबरा था। रेड ग्रीन चुनरी का गोटे वाला सूट ये उसकी अजीज़ अज़जान सहेली निम्रा ने अपने हाथों से तैयार किया था। उसके गोरे पाँव को पूरी चप्पल में मुकीद थे और इसमें कोई शक नहीं था। खुद बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आपने बुलाया था? जब हाशिर ने नज़रों से तोलने वाला काम जारी रखा तो मलिहा ने पूछ लिया। हाँ, वो हाशिर एक लम्हे को गड़बड़ाया। मैंने तुम्हें कुछ समझाना था, बैठो। सामने इशारा किया। वह सिंगल सोफे पर बैठ गई। यूं कि उसके मेहंदी लगे दोनों हाथ गोद में धरे थे, सर झुका और दुपट्टे से मुज़य्यन था। दाएं पाँव का अंगूठा मुस्तरिब अंदाज में हिलाती वो जी जान से शाही फरमान सुनने के लिए मुंतज़िर थी। तुम परफ्यूम कौन सा लगाती हो? सवाल आया। उसने झट से सर उठाया। जेंट्स परफ्यूम लगाती हो, आहिस्ता से कहकर उसने कदरे तौक़्क़ुफ़ किया, फिर बोली, अम्मा कहती हैं औरतों को खुशबू लगाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए, मर्द मतवज्जा होते हैं तो गुनाह मिलता है। मैंने जेंट्स लगाना शुरू कर दिया ताकि मर्द मतवज्जा न हो। मासूमियत भरा जवाब दिया। हाशिर का दिल चाहा इस लाजुक पर दिल खोल कर कहका लगाए, लेकिन ज़ब्त कर गया। अम्मा की थमाई पोटली टन टन बजने लगी थी। तो लगाओ ही मत, वो कहकर लेट गया। अब ये लगाओ मत वाला फरमान नाकाबिले हज़म वाला था। उसका तो सिंगार परफ्यूम लगाए बगैर पूरा ही ना होता था। इस एक रात में ही वो जान गई थी शहज़ादे के संग रहने के लिए उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और वह जहन में हिसाब लगाती फिर रही थी कि क्या क्या वो आसानी से छोड़ सकेगी। शाम को वलीमा था और वलीमे के बाद उसे अम्मा के साथ ले जाने का इरादा रखती थी। मकलावा चौथी की रस्म हाशिर मियाँ ने बड़े प्यार से समझाया। इतने साल अम्मा बाबा के हाँ रहकर जी नहीं भरा तुम्हारा, बस रहने दो। मैं कैसे सोऊंगा तुम्हारे बगैर? हाय, जैसे रात को सोए या फिर अब तक की पिछली सारी रातें। वो सोच कर रह गई। वो समझ गई इस महल में रहने के जो शराइतों का कवायद लागू होंगे उसे निभाने पड़ेंगे। उसने सहूलत से अम्मा को मना कर दिया और वादा किया मेहमानों के जाते ही वो रहने आएगी। अम्मा बआसानी मान गई। कोई बदमज़गी नहीं हुई। वलीमे के अगले रोज़ वो लोग 3 दिन के हनीमून पर मरी चले गए। इन 3 दिनों में भी ना वो हाशिर से बदतकल्लुफ़ हो सकी, ना वो उससे खुश। उसे उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका दुपट्टा ओढ़ना, अपने आप को समेट कर चलना। तैयार तो वह पहले भी रहती ही थी, लेकिन हाशिर मियाँ को उसकी तैयारी में पेंडू टच नज़र आता। दुपट्टा सर पर मत लो, माई की लुक से जान छुड़ाओ, और ये ढीले ढाले काम वाले कपड़े उफ़ तौबा, हल्के रंग पहना करो। बल्कि अगर जीन्स और टाइट्स पर टॉप पहन लिया करो तो अच्छी खासी लगोगी। शहज़ादे के ख़यालात कुछ ज़्यादा ही आज़ादाना थे। जीन्स और टॉप का सुनकर ही वो लरज़ गई, कहीं वो सच में पकड़ कर पहना ही ना दे।
अम्मा ने तो ये देखा लड़का शहज़ादा, ये ना सोचा इस शहज़ादे की शहज़ादी से वो निबाह कर पाएगी कि या नहीं। वो आम सी मोहल्लों में रहने वाली लड़की और वो पोश एरिया का मॉडर्न लड़का। गोया इस लिबास में उसकी दोनों नंदे भी कमोपेश मलबूस ही नज़र आती, लेकिन मलिहा के लिए सब नाकाबिले कबूल था। हाशिर के मुसलसल टोकने पर दुपट्टा सर से कंधों पर आ गया, लेकिन वो जीन्स और टॉप पहनने की हिम्मत ना कर सकी। वो अक्सर जब उसे लेकर बाहर निकलता तो सारा रास्ता उसका मुवाजना गुजरने वाली लड़कियों से करता रहता। उस दिन बिना बताए उसे सैलून ले गया और हेयर स्टाइल जदीद हेयर कट बनवा दिया। मलिहा की शक्ल में नए हेयर स्टाइल से वाजिया चेंज आया। उसे अपना चेहरा अच्छा लग रहा था। हाशिर जान गया वो खुश है। साथ ही उसे जीन्स ने पहनने वाला लेक्चर फिर से पिला दिया। उसने खामोशी से उसकी बात सुनी और दूसरे कान से उड़ा दी। वह हैवी काम वाले कपड़े पहनना छोड़ चुकी थी, ज्वेलरी, मेकअप और तो और हाथों पर मेहंदी लगाना भी, जिसका उसे सबसे ज़्यादा दुख था। फिर भी वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे हाशिर को दुख हो, लेकिन उस सब के बावजूद हाशिर उससे खुश नहीं था। बच्चे हो गए, वह उनमें मसरूफ़ हो गई। सास ससुर शौहर बच्चे नंदों का आना जाना, मसरूफ़ियत में ऐसे गुम हुई कि अपना सरापा भुला ही दिया। वह हर वक्त तैयार मलिहा कहीं पीछे ही रह गई। एक माँ बहू भाभी ही जिंदा बची। बच्चों की फरमाइशें, सास ससुर का परहेजी खाना, हर वीकेंड पर दावतें, उसके पास वक्त ही ना बचा कि एक घड़ी रुककर आईने में अपना सरापा ही देख लेती। गुजरते वक्त ने उसका फिगर भी कतरे फरबी माइल कर दिया था और उसे याद था कि हाशिर ने बहुत शुरू में उसे बताया था कि उसे मोटी औरतें कितन पसंद नहीं थी। उसने पेट कम करने की कितन कोई कोशिश ना की। वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। मेहंदी, काजल, सुर्खी, पाउडर सब ख्वाबो ख्याल हो गया, लेकिन उसकी वजह सिर्फ उसकी मसरूफियत नहीं थी, बल्कि वजह कोई और थी जो कोई ना जान पाया था। उसे उड़ाती उड़ाती खबरें मिला करती थी। शहज़ादा हाशिर हर रोज़ नई लड़की के साथ किसी न किसी डेट पॉइंट पर पाया जाता है, लेकिन वो इग्नोर करती थी। ना भी करती तो क्या कर सकती थी। उसकी दादी कहा करती थी, मर्द को तब तक राह रास्त पर नहीं लाया जा सकता जब तक वो खुद ना चाहे। रो लो, मिन्नत कर लो, बच्चों के वास्ते दे लो, वो तभी सुधरेगा जब उसका अपना जी चाहेगा। मर्द किसी ताल्लुक़, किसी रिश्ते को पैर की जंजीर नहीं करता, और मलिहा ने जंजीर बनने की कोशिश भी नहीं की थी। अपने आप को बच्चों में गुम कर लिया। हाशिर घर आता, उसकी तरफ देखता, उसकी शख्सियत पर एतराज़ करता और लैपटॉप खोलकर अपनी दुनिया में मगन हो जाता। गुज़रते सालों में हाशिर और घर वालों के रवैये ने उसे एहसास दिलाया था कि शायद दुनिया में उससे बढ़कर बदसूरत और फुअड़ औरत कोई है ही नहीं। वो किसी भी बात पर कुड़ती नहीं थी। किसी के एतराज़ को वो ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करती थी, लेकिन उसने जाना कोई भी उससे खुश था नहीं। नंदे हमेशा बड़ी भावच के गीत गाती नज़र आती, वो भावच जो हमेशा उनकी आमद पर या तो बाज़ार निकल जाया करती या फिर बीमारी का बहाना बनाकर हाय का गलगला मचाए रखती। सर्दी होती या गर्मी, चाय का कप और टी टाइम बिस्किट का हाफ रोल। फिर भी वो बहुत अच्छी भाभी थी। सास भी हमा वक्त बड़ी बहू की तारीफ़ में नज़र आती। हालांकि कभी जो सास साहिबा इधर रहने चली जाती तो अपने रवैये से अगले ही दिन उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर देती। और हाशिर भी तो हर वक्त निकट भाभी से मुतासिर नज़र आता। तुमने कभी निकी भाभी को देखा है? वो उसके हिलिया पर नाकदाना नज़र डालता। 4 जवान बेटियों की माँ कहीं से भी लगती हैं। तान हमेशा एक तुम हो पर आकर टूटती थी। हाँ, एक मैं हूँ। वो टूथ ब्रश करते हुए आईने में अपनी शक्ल देखती तो उसे मलिहा याद आ जाती। नज़ाकतों से भरी मलिहा जो अम्मा के घर में हिलकर पानी ना पीती थी, और अब यहाँ कोई उसे एक घुट पानी देने वाला ना था। उस रोज़ निम्रा आ गई। यही कोई 6-7 साल बाद सामली सी निम्रा का रंग रूप ही और हो गया। चमकता चेहरा, डाई किए बाल, ब्रांडेड कुर्ता, ट्राउज़र, सन ग्लासेस लगाए वो कोई और ही निम्रा थी। शादी ने उसे यकसर बदल डाला था। उसने अपनी हैरत का इज़हार किया तो वह हंस पड़ी। शादी के बाद बदलना पड़ता है अपने आप को, वरना ये जो शौहर हजरात है बेवफाई करने में देर नहीं लगाते। और ये तुम्हें क्या हो गया है? पीली रंगत, उड़े बाल, मतहवश आँखें, या अल्लाह मलिहा ये तुम हो? उसने अब गौर किया था उसकी हालत ज़ार पर। क्या हुआ? मुझे वही तो हूँ। वो हंसती। नहीं, तुम वही नहीं हो। ये लहसुन प्याज की महक में डूबी लड़की मलिहा इम्तियाज़ तो नहीं? जहाँ तक मैं जानती हूँ हाशिर भाई अच्छी पोस्ट पर है। तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कोई नहीं? क्या तुम बाहर नहीं जाती हो हाशिर भाई के साथ? उनके लिए तुम्हारा हुलिया काबिल कबूल है? ठीक तो है मेरा हुलिया। घर में जो
जवान मुलाजिम है, ड्राइवर, कुक। अब मैं गैर मर्दों के सामने अपना श्रृंगार करती अच्छी लगूंगी, ख्वाह गुनाह कमाऊँ, और हाशिर को भी मुझसे कोई मसला नहीं। मैं तुम आज अचानक आ गई हो, इसलिए तुम्हें इस हुलिये में मिल गई। सुबह से अलमारियाँ साफ़ कर रही थी, नहाने जाना था मुझे अभी। अपने तय उसने निम्रा को मुतमईन करना चाहा, लेकिन वो निम्रा थी उसकी बहुत गहरी दोस्त, बिना कहे उसके दिल की बातें जान लेने वाली। आप कैसे मुतमईन होती? लेकिन उसने ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। अगर वो किसी बात का पर्दा रखना चाहती है तो उसे क्या ज़रूरत थोड़ी देर बैठ इधर उधर की गपशप करके वापस चली गई और जाते जाते मलिहा को अपने घर आने की ताकीद कर गई। उसने वादा कर लिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हाशिर उसे उसकी दोस्त के घर ले जाएंगे। उनको उस पर पुराने मोहल्ले में जाते हुए अपनी हतक महसूस होती थी और वो उस पर बहुत खर्च करता था। आउटिंग पर भी ले जाता, किसी ना किसी वीकेंड पर वो बच्चों को सिनेमा दिखाने भी ले जाता, इसके लिए शॉपिंग भी करता। लेकिन जैसे ही वो उसका लाया हुआ सूट, जूती कुछ भी पहनती, वो बुरा सा मुँह बना रहता। गहरे रंग तुम पर सूट नहीं करते। वो हल्के रंग पहनने लगी। उसका हुलिया वाकई काम करने वालियों जैसा हो गया था। हल्के रंग, सफ़ेद बाल, बिना मेकअप के चेहरा, हाथ पैर किसी भी आराइश से मुस्तशना। हर वक्त बच्चों में खेलती मलिहा तो कहीं से भी लड़की दिखती ही ना थी। हाशिर की प्रमोशन हुई। उसने अपने सारे दोस्तों को विद फैमिली डिनर के लिए इनवाइट कर लिया था। इंतज़ाम बाहर लॉन में किया गया था। वो खुद बशीर कुक के साथ लगी रही। शाम तक सब कुछ तैयार था, साफ़ सुथरा घर, बच्चे। वो अपना नया ड्रेस उठाकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। जब हाशिर किसी काम की खर्च से अंदर आया, उसको गौर से देखा। वो मुंतज़िर खड़ी हो गई फरमान सुनने के लिए। मेरे सब दोस्तों की बीवियाँ हाई सोसाइटी में मूव करने के सारे गुड़ चाहती हैं। वो हर टॉपिक पर बिला थकान गुफ्तगू कर सकती है। तुम किस टॉपिक पर गुफ्तगू कर सकती हो? बस इस्तहज़ाइया पूछ रहा था। नहीं, लहसुन, प्याज, सब्ज़ी, गोश्त के अलावा। उसके कुछ कहने से कबल ही हाशिर ने दोबारा कहा। वो हमेशा की तरह खामोश रही। वो जवाब दे सकती थी, लेकिन देना नहीं जानती थी। हमेशा कमाल के ज़ब्त का मुज़ाहरा करती थी। नहीं, मेरा मतलब है तुम इन सब से मैं सरवाइव कर सकोगी। वो फिर बोला। आप चाहते हैं कि मैं बाहर ना आऊँ? उसने बाजू पर डाले कपड़े बेड पर रख दिया और वापस मुड़ने को थी कि हाशिर की आवाज़ कानों में पड़ी। अब इतना एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं। बस जिस चीज़ के बारे में ना जानती हो मुँह ना खोलना, बाकी सब जानते ही मैं। तुम सोशल नहीं हो, खालिस्तान घरेलू औरत हो। आशिर ने औरत पर खासा जोर दिया। वो लड़ाई झगड़े बहस से दूर भागती थी। खामोशी से तैयार होने चल दी। बड़े सालों बाद वो दिल से तैयार हुई थी और बाहर आते ही वो रौनकें महफिल बन गई। मैं भी कहूँ, हाशिर ने अपनी बीवी को इतना छुपा कर क्यों रखा है? हाशिर के एक दोस्त ने बेबाक नज़रों से उसे तोलते हुए कहा। वह घबराई नहीं। उसने सब मेहमानों को डील किया, सबके साथ बातें भी की। सब उसकी सलाहियतों के मुअत्तरिफ हो गए और हाशिर को बार बार एहसास दिलाते रहे कि उसकी बीवी बड़ी गुन्नी है, वो बहुत खुशकिस्मत है, वगैरह वगैरह। पार्टी ख़त्म हो गई। किसने इसके कपड़ों पर नुक्ताचीनी की ना उसके घरेलू औरत होने पर, लेकिन हाशिर शर्मिंदा होने वाले मर्दों में से नहीं था। कमरे में आते ही फरमान जारी होने लगा। खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन सबको बता रखा है कि तुम किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हो। शर्माना, लजाना, खामखा बुझ जाना तुम्हारी घुट्टी में पड़ा है। उन्होंने दानिस्ता तुम्हारे साथ तुम्हारी फेवरेट्स डिस्कस की है, वरना ये तो उनका मिजाज ही नहीं। मोहल्ले और सोसाइटी का फ़र्क तो हुलिये से ही नज़र आ जाता है। अब देखो ना, तुम लाख शॉर्ट शर्ट और कैपरी पहन लो, तुम्हारे बोलने खाने पीने पर हर चीज़ से तुम्हारा मोहल्ला नज़र आता है। वो खुल्लम खुल्ला बेइज्जती कर रहा था। मलिहा सबर के घूंट पी रही थी। उसका शिद्दत से चाहा कि जवाब दे। वो मोहल्ले की थी तो उसकी तमाम तर ज़्यादतियों को सह रही थी। जिस अपर तबके से हाशिर का ताल्लुक़ था, उस तबके में ऐसी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करना औरत को सिखाया ही नहीं जाता था। इस तबके की औरत अगर मर्द के बराबर खड़ी होती तो हकूक़ में बराबरी ले लेती। ये जो दिन रात बेइज्जती करने का प्रोग्राम हाशिर और उसकी फैमिली चलाए रखती थी, कोई और सह कर तो दिखाता। मलिहा ने सोच लिया था, जान लिया था, वो इस घर के किसी फ़र्द के लिए बाइस खुशी नहीं। वो अपने आप को जितना मर्जी आज़ार पहुंचा ले, लेकिन इस सारे के नतीजे में उसने एक और काम किया, अपने आप को बेहिस कर लिया। किसी के रवैये पर दुखी ना होना। कोई बोलता रहे, उसको सुनों से नवाजता रहे, उसके उठने बैठने, चलते फिरने में नुक्स निकालता रहे उसकी बला से। वो किस किस की खातिर कितना कितना बदलती अपने आप को। सब कुछ तो बदल डाला था, और क्या करती, कर भी नहीं सकती थी। हाशिर को वो पहली नज़र में अच्छी लगी थी। वो उस रोज़ अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया था। गली से गुजरती लड़कियों के टोले में वो उसे सबसे मुनफरिद ही लगी। उसने अरसल से पूछा कि वो कौन है, तो उसने कहा,
اس کا سارا شجرہ نسب بتا ڈالا، اور اگلے چند دن میں ہی حاشر نے پر انکشاف ہوا وہ اس لڑکی جس کا نام ملیحہ امتیاز تھا کی محبت میں پور ڈوب چکا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن پر وہ ہنسی سوار رہنے لگی تھی۔ اس نے ارسل کے گھر کے بلا سبب چکر لگانے شروع کر دیے تو وہ بھی کھٹکا پوچھنے پر حاشر نے سب کہہ ڈالا۔ شریف لڑکی ہے، شریف خاندان، اس طرح کی حرکتیں اسے بدنام کر ڈالیں گی۔ سیدھی طرح رشتہ بھیجو اور اسے اپنا لو، اور اگر کوئی اور ارادہ ہے تو پھر باز رہو۔ محلے کی لڑکیاں ہماری اپنی بہنیں ہیں۔ ارسل نے اسے سمجھایا اور وہ سمجھ بھی گیا، مگر DEA میں رہنے والی نئی امیر ہوئی اماں کو محلے کی لڑکی سے عشق کرنا کبھی کچھ بھایا نہیں۔ سب نے سمجھایا، لیکن حاشر کی سوئی اسی لڑکی پر اٹکی ہوئی تھی۔ بھوک ہڑتال کر ڈالی۔ اماں نے اس لڑکی کی معلومات اکٹھی کی، پھر اماں شکورن جو رشتے کروانے والی خالہ کے نام سے مشہور تھی، نے مہر لگا دی کہ لڑکی اور اس کا خاندان انتہائی شریف ہے اور اتنے گئے گزرے بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک آمدن اور ٹھیک ٹھاک رہن سہن ہے۔ اماں کے کچھ خدشات دور ہوئے، کچھ انہوں نے خود ہی نہیں کیے، اور یوں اماں شکورن کی وساطت سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ حاشر میاں بڑے خوش۔ اماں نے سمجھوتا تو کر لیا، لیکن بیٹے کو چند سنہری باتیں بھی ازبر کروا دی۔ دیکھو بیٹا، تم نے جو چاہا پا لیا، وہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، حد سے زیادہ خوبصورت اور اوپر سے غریب محلے کی۔ ہمیشہ میری بات یاد رکھنا، کبھی اسے مت بتانا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، کبھی اسے اہمیت دے کر سر پر مت چڑھانا، وہ خوبصورت ہے بلا کی، اور یہ بات وہ جانتی بھی ہے۔ لہٰذا اس کی تعریف مت کرنا، ورنہ تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ کچھ پہن لے، کچھ لگ رہی ہو، کبھی گھبرانا مت، سراہنا مت، ورنہ پھٹ جائے گی، اپنے حسن سے تمہیں مغلوب کرے گی اور پھر تم پر حکومت کرے گی۔ تم کسی سے کم ہو؟ ہاں، وہ کم تو کسی سے بھی نہیں تھا۔ ہاں، اگر اس کو اپنے سے کم تر لڑکی پسند آ گئی تھی تو یہ اور بات تھی۔ اس نے اماں کی بات اچھی طرح باندھ کر وائلٹ میں رکھ لی تھی۔ لڑکی ہوتی تو پلو سے باندھتی۔ پہلی رات جب حاشر میاں نے دلہن کی مہندی رنگے ہاتھ کو تو دل گویا بھاگ نکلنے کو بےتاب ہوا۔ مہندی کسی کے ہاتھ پر یوں بھی رچتی ہے؟ وہ تو سوچتی ہی رہ گئی، لیکن اگلے ہی پل وائلٹ سے آواز آئی۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر راز دل کہنے کی حسرت کو دل میں ہی دبایا اور لگے گوہر افشانی کرنے۔ اس پر گہرے رنگ بہت اٹھتے تھے اور ہلکے رنگوں میں اس کا روپ اور نکھرنے لگتا۔ حاشر میاں کو ہر روپ بھاتا، لیکن اماں کے الفاظ پھر رفتہ رفتہ وہ اماں کے ہی لفظوں کی چھاؤں میں پڑے رہنے کو ترجیح دینے لگے۔ وہ اچھی لگتی، بری لگتی، ہر وقت ساس کی طرح مین میخ نکالنا، اعتراض کرنا فطرت بن گئی۔ اور اس سارے میں حاشر نے نہیں دیکھا کہ وہ جو زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، کہیں چپکے سے مر گئی تھی اور شاید دفن بھی ہو گئی تھی۔ اس محل کے ایک کمرے میں اماں نے اس کا سونا روپ دیکھا تو پوچھ لیا، تو خوش نہیں ہے ملیحہ؟ وہ پنکی کا فیڈر بنا رہی تھی۔ پلٹ کر ماں کو دیکھنے لگی۔ ناخوش ہونے کی کون سی وجہ ہے؟ محل میں رہتی ہوں، نوکر چاکر، گاڑی، کسی چیز کی کمی نہیں، پھر میں ناخوش کیوں ہوں گی؟ فیڈر بنا چکی تھی پنکی کے منہ میں دی باہر تینوں بچوں کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جا کر انہیں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں اٹھی۔ تیری ساس کا سلوک تو تجھ سے اچھا ہے۔ اب انہیں بے چینی تھی یا کوئی اور مسئلہ؟ وہ آئی بھی تو بہت دنوں بعد تھی۔ وہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ سب اچھے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ اب وہ پنکی کو تھپک رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے حاشر تو بدل گئی ہے۔ ہار سنگار بیاہی عورت کا زیور ہوتا ہے۔ یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ دیکھ تو کتنی بوڑھی لگ رہی ہے، تو اور نہیں تو کم از کم بالوں میں کلر ہی لگا لیا کرو۔ کیسے بے رونقے ہو رہے ہیں، ہونٹوں پر لپسٹک نہ زیور جھمکا، کیا ہو گیا تجھے؟ اماں پریشان تھی، متفکر تھی۔ ملیحہ دل بھر آیا اور آنکھیں بھی۔ اماں، حاشر کو یہ سب پسند نہیں، سو میں نے چھوڑ دیا۔ اسے میرے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں اس غریب محلے کی باس آتی ہے۔ اماں، آپ نے اس محل میں مجھے بیاتے ہوئے ایک پل بھی میرے بارے میں نہ سوچا؟ میں کیسے رہ پاؤں گی ان اونچی دیواروں کے اندر، جہاں مجھے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں نظر نہیں آتی؟ آپ نے تو میرا بھلا ہی سوچا ہوگا نا؟ لیکن وہ بولتے بولتے چپ کر گئی۔ بچے اندر آ گئے تھے۔ وہ 2 دن اماں کی طرف رہی، سارا محلہ پھری، پھپھو سلامتیں، آپا نگینہ، زرمینے باجی، رفعت خالہ، اس کی ٹیچر جن سے وہ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، اور قرآن پاک بھی، اور حاشر کے رشتے کی حمایتی ارسل بیٹے کے کہنے پر۔ رفعت آپا سے فرمائشی کھیر بنوائی، اور جب انہوں نے اس کے سادہ روپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے وہ راز اگلا جسے کوئی نہ جان پایا تھا۔ مہندی، زیور، اچھے کپڑے، خوشبو تیری پہچان تھے ملیحہ۔ انہوں نے گرم گرم کھیر پیالے میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اسے گرم کھیر پسند تھی۔
ٹھنڈی کھیر کھا نہیں سکتی تھی۔ حاشر کو میرے مہندی لگے ہاتھ بہت اچھے لگے تھے آپا، لیکن اس نے مجھے کہا اچھے بھلے ہاتھ گندے کر لیے۔ اس رات میں ہاتھوں سے مہندی کا رنگ تو نہ اتار پائی مگر میرے دل سے مہندی اتر گئی۔ میں عاشق تھی مہندی کی، میں نے اپنا عشق چھوڑ دیا اس مجازی خدا کے لیے جس کے سنگ مجھے زندگی گزارنے کا اذن دیا گیا تھا۔ اسے میرا دمکتا دلہن ناپسند نہیں آیا۔ میں نے وہ عارضی خوبصورتی بھی اپنے چہرے سے دھو ڈالی۔ میرے دمکتے کپڑے اسے پسند نہیں آئے، میں نے وہ بھی بدل ڈالے۔ اس کی باتوں کا کیڑا میری ننھی منھی خوشیوں کو ہولے ہولے کھاتا رہا۔ وہ میری تعریف نہیں کرتا تھا لیکن میرے سامنے آ کر غیر عورتوں کی تعریفیں کرتا تھا۔ ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کے کپڑے، ان کا لائف سٹائل، میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا، برداشت کر لیا۔ مگر اس روز جب میری دونوں نندیں گھر آئی ہوئی تھیں اپنے شوہروں کے ساتھ، تو میری نند کے شوہر نے کچن میں کھڑے جو کچھ مجھے کہا میرا دماغ گھوم گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ حاشر کو تو میری قدر ہی نہیں، تم اس قدر خوبصورت ہو اور وہ باہر کی عورتوں میں خوبصورتی ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اور اس کی تعریف اس کی نظریں مجھے سن کر گئیں۔ خالہ، میں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بس میں نے اپنے سارے خواب لپیٹے اور انہیں دل کی خانوں میں رکھ دیا۔ میں نے مہندی، کاجل، پرفیوم سب لگانا چھوڑ دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کوئی مجھے دیکھے اور تعریف کر دے اور میرا دل اپنے شوہر سے پھر جائے، اس لیے میں اس غیر مرد کی اسیر ہو جاؤں، اپنے شوہر اپنے بچوں سے بے وفائی کروں۔ اس لیے میں نے مائی کا چولا پہن لیا، ہار سنگار چھوڑ دیا، کوئی مجھ پر غلط نظر نہ ڈالے، اس لیے میرا دل کسی کی تعریف پر نہ کھنچے۔ اس لیے مجھے فخر ہے، لوگ میرے حلیے سے مجھے مائی کام کرنے والی سمجھتے ہیں، بری نظر نہیں ڈالتے۔ میں نے خود کو بچا لیا، ورنہ یہ حسن اور اس کی آرائش مجھے لے ڈوبتی۔ خالہ، تعریف جو مجھے میرے شوہر سے نہیں کہیں اور سے ملتی تو میرے لیے جہنم کی آگ بن جاتی۔ میرے بے رنگ ہاتھ، سونی کلائیاں، خالی آنکھیں میرے لیے جنت ہیں۔ بس اتنا کہنا ہے کہ مائیں جب خوبصورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں تو انہیں شہزادوں کی عصمت دلایا کریں۔ محلوں کی اونچی فصیلوں کے اس پار سب کچھ مر جایا کرتا ہے، نہ شہزادی بچتی ہے نہ خواب۔ وہ چپ ہوئی تو رفعت خالہ کو اس کے اندر کا سناٹا گونجتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن حاشر نے تم سے محبت کی تھی، ارسل نے بتایا تھا مجھے، رفعت خالہ نے کہا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر پل کے پل انہیں دیکھا۔ یہ کیسی محبت تھی خالہ جس نے میرے اندر سے روح ہی کھینچ لی؟ کھیر پیالے میں چوں پڑی تھی، ٹھنڈی کھیر اسے پسند نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جوتے کی نوک سے کچا فرش ادھیڑے گئی۔ میں نے خالہ آپ کے سامنے اپنی ذات کے بکھے ادھیڑے ہیں، کسی اور کو میرے چاک کا پیرا ہن کا پتہ نہ چلے ورنہ میں لیر ہو جاؤں گی۔ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا، آنکھوں میں یقین دہانی تھی۔ وہ مڑی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ مانوس جوتوں سے نظر اوپر اٹھی تو اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ حاشر اور ارسل کھڑے تھے اور جانے کب سے آج وہ بے بھرم ہو گئی تھی اس شخص کے سامنے جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا تھا، اپنی شہزادی بیٹی کے لیے جو اسے محل میں رکھتا اور شہزادیوں کی طرح عیش کرواتا۔ شہزادے نے اسے محل میں بھی رکھا تھا، عیش بھی کروائے تھے، لیکن اس کے روح کے اوپر پیر رکھ کر اس کا ایک ایک خواب کرچی کر کے۔ شہزادے کی آنکھ میں تعصب تھا، دکھ تھا، شرمندگی تھی۔ اس نے اپنی دائیں جیب سے وائلٹ نکالا، کھولا، کچھ نامعلوم سا ڈھونڈا، پھر واپس رکھ لیا۔ شہزادیوں کی مائیں محل اور عیش کی ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے سکھ بھی مانگ لیا کریں تو کوئی شہزادی پتھر کی نہ ہو۔ اور شہزادے بھی اگر ماؤں کے ناجائز مطالبات اپنے وائلٹ میں نہ ڈالے پھریں تو خالی دامن کو تعصب سے نہ بھرنا پڑے۔ اونچی فصیلوں کے پیچھے زندگی کلکاریاں مارے نہ کے سناٹے۔ وہ جانتی تھی کہ حاشر سب جان گیا، اپنے عمل پر شرمندہ بھی ہے۔